हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा ये यूनिट 1 से रिलेटेड रहेगा, यानी जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, यूनिट 1, 2, 3 इसमें जो सभी के लिए कंपलसरी है, इससे रिलेटेड रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कर रखा आज मैंने कि ये फुल लेंथ तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एमसीक्यूज़ रखे हैं। फुल लेंथ टेस्ट आएगा कल के डेट में, और इसको हम बनाएंगे कल कल की डेट के लिए रखेंगे फुल लेंथ। उसमें 60 के आसपास क्वेश्चन है। करीबन वीडियो 1 डेढ़ घंटे से ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा। और अभी मैंने एक तो पोल भी कराया था अपना टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब पे डाला था। तो उसमें भी लड़कों का सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे भी आप लोग वीडियो देखते हैं, तो जो भी इसको बाद में देखेगा, अभी हम तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो मैंने वो दूसरी वाली वीडियो बना रखी है, मतलब जो फुल लेंथ वाला टेस्ट रहेगा, उसमें अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें आधा तो हो चुका है, और कुछ और एमसीक्यू जो ऐड करने हुए हैं उसमें बचे हैं। उसमें मैं यूनिट 2 और 3 के ऐड करने हैं अभी, और तो इसलिए उसे थोड़ा मैंने आज के लिए डिले किया, तो उसे कल कराएंगे, ठीक है। कल उसे लाइव कराया जाएगा। तो आप लोग जो भी आज इसे देख रहे हैं, तो सब के सब अपना कमेंट में आंसर ज़रूर करते रहना। मैं केवल यहाँ पे आंसर बता दूंगा, और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आज नोट डाउन कर रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको चर्चा हो जाएगी। अभी क्या होता है ना कि एग्ज़ाम जैसे करीब है, तो हमारा जो रिकैप की पावर हो जाती है, डबल बढ़ जाती है। क्योंकि अभी क्या होता है कि हमें याद भी आएगा इन टॉपिक से रिलेटेड कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने इनके जो भी क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वो भी रखे हैं, फैक्ट्स भी रखे हैं, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की वीडियो होने वाली है आज की। तो वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। आई होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो भी नए व्यूअर्स आते हैं, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों को, क्योंकि अब बाकी आप लोगों से ऐसा कुछ और लिया नहीं जा रहा है। जो कुछ भी है केवल आप लोग यही सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, वो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ। जिन लोगों की डिमांड है कि ये क्या बोलते हैं, अभी एग्रीकल्चर का बारे एग्रीकल्चर के पार्ट लाना है, तो एग्रीकल्चर का तो यहाँ पर तो नहीं लाऊंगा मैं। लेकिन अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, तो मैं वहाँ पे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि ये हर विषय के बारे में यहाँ पे लाना ज़रूरी नहीं है। फिर एग्रीकल्चर के यहाँ बहुत कम बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले ही हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के मैंने पहले भी यहाँ पर 4-5 वीडियो डाल रखी है। बाकी यूनिट 1, 2, 3 जो सबके लिए कंपलसरी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो इसमें अपलोड करके है। सारे लोग प्ले लिस्ट को ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद, जिन्होंने प्ले लिस्ट में नहीं गए। 24-25 एमसीक्यू सीरीज डाल रखी है, उसमें एक्सप्लेनेशन है साथ में, तो ज़रूर आप उसको देखना, ठीक है। ये तो बहुत अत्यंत है कि बताना है था मेरे को पहले, अगर नहीं बताता तो फिर बीच में क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। अब आज का हमारा जो पहले क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन होगा हमारा कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान घट रहा है, लेकिन रोजगार में इसका हिस्सा बढ़ रहा है, तो इसका तार्किक निहितार्थ क्या है। सारे लोग अपना आंसर कमेंट्स में कमेंट करते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। अभी क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ जाएंगे, तो उनको भी बेनिफिट रहेगा, और उनको भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कुछ हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि एग्जाम अब बहुत करीब है, ठीक है। इसका आंसर है आंसर आप लोग बताते रहेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शन बता दूंगा, आंसर आप लोग भी गेस करेंगे, या कमेंट में आप लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इसका आंसर बताएंगे कि क्या है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान घट रहा है, लेकिन रोजगार में इसका हिस्सा बढ़ रहा है, तो इसका तार्किक निहितार्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र का पतन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, निर्यात में कृषि का योगदान कम हो रहा है। सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के कौन सा क्या है इसका आंसर, है ना। इससे अन्य लोग भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और अभी आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि मैंने इससे रिलेटेड ही अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ बनता है, या इसके बेस पे कोई क्वेश्चन बनता, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इसे गो थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हो जाती है, बढ़ रही होती है। आप थोड़े इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी आखिर होती क्या है।
पर्सन बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से अधिक लोग क्या होते हैं, कृषि में लगे होते हैं, लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ती है। कहने का मतलब है कि जैसे कृषि क्षेत्र में कहीं किसी भी परिवार से 10 या 15 लोग लगे हैं, लेकिन वहाँ पे आवश्यकता कितनी है, 5 ही लोगों की है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 10 लोग लगे हैं उनकी उत्पादकता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उनकी सीमांत उत्पादकता क्या है, जीरो है। तो इसी को क्या बोलते हैं, परछन बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या है कि भारत में कृषि जीडीपी में, जो भारत में कृषि जीडीपी में 15 से 18% योगदान देती है, लेकिन जो 40% से अधिक श्रम बल को रोजगार कृषि क्षेत्र में मिलता है। कहने का मतलब है जो कृषि क्षेत्र जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इससे हमारे जो जीडीपी है, तो जीडीपी में योगदान 15 से लेकर 18% है, लेकिन इसमें रोजगार में आज भी सबसे ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र से ही लगे हैं, लेकिन अभी इसका योगदान हमारा जीडीपी में क्या है, कम है। पहले की अपेक्षा भी बहुत कम हो गया है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता और गरीबी को बढ़ाती है। तो ये इससे रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट्स बनता है तो आप लोग इसको जरूर कर पाएंगे वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 2 होगा, यदि विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात लक्ष्य $2 ट्रिलियन है, लेकिन डब्ल्यूटीओ नियमों के कारण सब्सिडी जो है सीमित है, तो तार्किक रूप से भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, आयात बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी, सब्सिडी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, व्यापार समझौते तोड़ना। सारे लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहेंगे, और कमेंट्स लास्ट में मैं देखूंगा इनको कि किसने कितना अच्छा आंसर दिए थे। कल 2-3 लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए थे। एक अनूप करके है, कोई अनूप जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किए थे कल, और 1-2 बंदे हो रहे हैं। ठीक है सब। तो आप लोग भी इसी तरह करते रहिएगा। इससे भी पता चलता है कि लोग कितने अवेयर हैं अपनी एग्जाम्स के रिलेटेड। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी प्रौद्योगिकी उन्नयन और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण। इसका आंसर क्या होगा, बी। इससे बात करते हैं हम, जो एफटीपी है ना 2023 में जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था पर जोर देती है। ठीक है। डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते सब्सिडी को सीमित करते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ानी आवश्यकता हो जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक समझ लो आप, कंपटीशन। भारत को वैश्विक वैल्यू चेन यानी जीवीसी में शामिल होकर निर्यात क्षमता बढ़ानी है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कहाँ है अभी, जेनेवा में। ठीक है। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड भी एक महत्वपूर्ण वीडियो अभी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उसको उसको भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, तो आपको उससे भी काफ़ी कुछ हेल्प मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का हमारा, यदि सांख्यिकी डेटा में माध्यिका बड़ी होगी माध्य से, तो तार्किक रूप से डेटा का वितरण कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिमेट्रिक होगा। ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर तिरछा होगा। ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर तिरछा। ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विबहुलक होगा। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे, जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, जो भी नए लोग इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, तो अगर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करके आंसर करते रहेंगे। कल आएगी मैराथन, जिन लोगों को भी डिमांड है कि मैराथन, तो ज़रूर मैं इसमें 60 क्वेश्चन का एक 1-2-3 जो है, यूनिट 1-2-3 का कंपलसरी है सबके लिए, उसके लिए लाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा, उससे एक अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी इसको कहेंगे हम बाई और तिरछा, या जी, यानी ये हो जाता है निगेटिवली इसकी स्क्विप्ड हो जाता है, ये इसको बाई और तिरछा की ओर हो जाता है। तो क्या होता है, जब नकारात्मक विकृति हो जाती है, नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाता है, तो बहुलक जो होता है, बहुलक ग्रेटर माध्यिका, और माध्यिका जो ग्रेटर होता है माध्य होता है। ठीक है। तो इस टाइप का ये बन जाता है, ऐसा आपको दिखने में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। यह वितरण में छोटे चरम मानों को चरम चरम मानों की उपस्थिति दर्शाता है। आर्थिक डेटा जैसे होता है आय वितरण में, यह सामान्य होता है। तो ये किन चीज़ों में दिखाया जाता है, जैसे आय वितरण में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का होगा 4, यदि सहकारी बैंक में
एनपीए बढ़ रहा है। यदि सरकारी बैंक में एनपीए बढ़ रहा है लेकिन सदस्यता बढ़ रही है तो तार्किक समस्या क्या हो सकती है? तो बताना इसमें तार्किक समस्या क्या हो सकती है, उसे आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा ऋण वितरण में कमी होगी, ऑप्शन नंबर बी ऋण वसूली प्रक्रिया में कमजोरी, ऑप्शन नंबर सी सदस्यों की आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी सरकारी समर्थन में कमी। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करते रहेंगे। तो बिल्कुल जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी ऋण वसूली प्रक्रिया में कमजोरी होती है। तो क्या होता है ये, जब एनपीए जो होता है ना, जो 90 दिनों से अधिक बकाया ऋण होता है तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करता है। तो 90 दिनों से ज़्यादा जब ऋण ऋण हो जाता है तो उसे एनपीए घोषित किया जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि राजनीति हस्तक्षेप और खराब शासन प्रणाली से क्या होता है, एनपीए को बढ़ाने में प्रमुख कारण है। एनपीए बढ़ाने के सबसे बड़ी प्रमुख कारण क्या है? एक तो राजनीति हस्तक्षेप है और एक क्या है, खराब शासन प्रणाली है। इसी के कारण क्या होता है, एनपीए बढ़ता है। आरबीआई ने 2020 में सहकारी बैंकों के लिए सख्त वसूली मानदंड लागू किए। क्वेश्चन नंबर आज का पांचवा है, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन अभी दिमाग से ही ये एकदम हो गया, स्किप हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यदि मानव संसाधन विकास में शिक्षा पर निवेश बढ़ता है लेकिन बेरोजगारी दर स्थिर रहती है तो तार्किक निष्कर्ष क्या है? तो इसमें बताना है इस समय फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन नंबर बी कौशल रोजगार और मिसमैच होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जनसंख्या वृद्धि में कमी, ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक विकास में कमी। क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, यदि मानव संसाधन विकास में शिक्षा पर निवेश बढ़ता है लेकिन बेरोजगारी दर स्थिर रहती है तो तार्किक निष्कर्ष क्या है इसका? आपके पास चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन के अनुसार आप अपना आंसर भी देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इससे क्या होगा कि कौशल रोजगार और मिसमैच होगा, यानी स्किल जॉब मिसमैच होगी। तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। तो भारत में वाकई देखा जाए तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी है। स्किल इंडिया मिशन इस मिसमैच को दूर करने के लिए ही शुरू किया गया है। तो जो स्किल इंडिया मिशन चलाया गया था या शुरू किया गया, ये इसी को जो हमारी शिक्षित बेरोजगारी इसको दूर करने के लिए किया गया, क्योंकि लोग पढ़ तो बहुत रहे लेकिन उनके पास क्या है, स्किल की कमी है। अभी कोई ऐसा स्किल है नहीं कि जिससे उनको रोजगार मिल जाए, और आजकल हर किसी के पास डिग्रियां हैं। तो ये इसका प्रमुख कारण है आज की डेट में। ठीक है। वर्ष 2023 में जो 15 से लेकर 29 वर्ष आयु वर्ग के में बेरोजगारी जो दर थी वो लगभग 23% थी। कितनी थी 2023 में? 15 से 29%, 29 वर्ष के बीच कि जो बेरोजगारी है वो लगभग कितनी है, 23% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 6 है, यदि राजकोषीय नीति में व्यय बढ़ता है, यदि राजकोषीय नीति में व्यय बढ़ता है लेकिन राजस्व स्थिर रहता है तो तार्किक परिणाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुद्रास्फीति में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय घाटा बढ़ना है, ऑप्शन नंबर सी बचत में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर डी निर्यात में वृद्धि। सारे लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे और आपको अगर सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप शेयर भी करेंगे और एक लास्ट में कमेंट भी अच्छा सा करके चले जाना। ठीक है, इससे काफ़ी मोटिवेट होता है। नंबर दूसरी बात, जो लोग इसमें नए होंगे तो ज़रूर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है, काफ़ी मोटिवेट होता है इंसान, और क्या होता है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी उत्साहित रहता है, एक्साइटेड रहता है कि चलो नेक्स्ट वीडियो भी बनाता है, क्योंकि बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि आप लोग ना सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना वीडियो को शेयर करेंगे, तो उससे क्या होता है, डिमोटिवेट आता है। ये आप लोग भी जानते हैं। तो जो पढ़ाई के रूप में होता है वही पेपर के लिए जैसा आप लोगों को होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है जो पढ़ाता है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कब होता है ऐसी स्थिति? राजकोषीय घाटा क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। जब कुल व्यय में से कुल कुल राजस्व उधार को छोड़ दिया, मतलब माइनस किया जाता है, यानी कुल व्यय माइनस कुल राजस्व होगा तो उसको क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जो उधार को छोड़कर, जो हम लोग ऋण बोरोइंग करते हैं ना, उसको छोड़कर भारत में जो है FRBM यानी अधिनियम जो घाटे का था वो GSDP के 3
प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और ऊंचा घाटा क्या होता है, भविष्य के लिए क्या होता है, ऋण बोझ को बढ़ा सकता है। जब अगर ज़्यादा घाटा हो जाएगा सरकारी की तो क्या होगा, ये भविष्य के लिए क्या होगा, ऋण बोझ बढ़ेगा इससे, है ना। तो ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी से है। यदि सांख्यिकी अनुसंधान में द्वितीयक डेटा को उपयोग किया जाता है लेकिन यह अनुसंधान से मेल नहीं खाता तो तार्किक समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेटा संग्रह में देरी। ऑप्शन नंबर बी, डेटा की प्रासंगिकता और सटीकता में कमी। ऑप्शन नंबर सी, लागत में कमी। ऑप्शन नंबर डी, समय में बचत। सभी लोग अपना कमेंट करते रहेंगे, नए व्यूअर्स इसमें जुड़ते रहेंगे, तो वो लोग सबसे पहले एक चैनल को एक लाइक और अपना सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उनके लिए उनको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। जो लोग चैनल टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे क्विज होगी। आज भी उसमें मैं 10 बजे के आसपास क्विज कराऊंगा, तो आप लोग उसमें कन्फर्म आना, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी डेटा की प्रासंगिकता और सटीकता में क्या होगी, कमी आएगी। तो क्या होता है ये देखते हैं हम। डेटा की जो प्रासंगिकता और सटीकता में कमी आती है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। द्वितीयक डेटा सस्ता हो जाता है और त्वरित होता है। द्वितीयक जो डेटा होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है और त्वरित होता है। तो द्वितीयक डेटा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जनगणना होती है ना, 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो जो लोग उसमें गए होंगे गांव-गांव में जाके, जिन लोगों ने वहाँ सर्वे किया होगा, हर मतलब बहुत सारे उसमें लोग लगे होंगे, तो वो ये चीज़ आ जाती प्राथमिक डेटा में, प्राथमिक उसमें, है ना। और लेकिन जब हम उसी जनगणना को हम लोग क्या, एक नोटबुक या एक किताब में पढ़ते हैं तो वो आता है द्वितीयक डेटा में, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि द्वितीयक डेटा सस्ता होता है, बिल्कुल सस्ता होता है ना। क्योंकि पहला डेटा तो महंगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें लेबर लगेगी, लोग लगेंगे उसमें, जगह जगह सारे सरकारी कर्मचारियाँ लगाई जाएगी, बहुत सारा उसमें धन भी खर्च होगा, व्यय होगा उसमें। लेकिन जो द्वितीय डेटा होगा, जब उसी डेटा को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और उसका एक डेटा बनाया जाएगा और उससे ये क्या है, नोटबुक के माध्यम से लोग उसे पढ़ेंगे, तो वो द्वितीयक डेटा आता है, तो वो काफ़ी सस्ता होता है, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन यह मूल अनुसंधान के लिए अनुकूलित नहीं होता है। हमेशा स्रोतों की विश्वसनीयता और समयबद्धता की जांच करें, ठीक है। और प्राथमिक डेटा जो है अधिक सटीक लेकिन महंगा होता है। जो प्राथमिक डेटा है ना, वो सटीक तो होगा ही लेकिन महंगा भी बहुत होता है, बिल्कुल कॉस्ट तो आएगी उसमें। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां है। यदि सहकारी ऋण संस्थाओं में डिजिटल भुगतान यानी आईएमपीएस और आरटीजीएस का उपयोग बढ़ता है लेकिन ग्रामीण सदस्यों की पहुंच कम है, तो तार्किक चुनौती क्या है? इसमें क्या कौन सी ऐसी चुनौती आ रही है? ऑप्शन नंबर ए, लागत में कमी आ रही है। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, लाभ में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी, विस्तार में कमी। सभी लोग अपना आंसर करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो जरूर आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जो लोग चैनल टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ना, और उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टेस्ट में जिन्होंने जितने भी मैंने 24-25 टेस्ट सीरीज करा रखे, चाहे उसमें बजट होगा, डब्ल्यूटीओ होगा, या यूनिट 1, 2, 3 और इकोनॉमिक्स वालों के लिए करा रखे हैं, तो जिन लोगों ने वो 24-25 टेस्ट सीरीज अच्छे से देखे होंगे तो ज़रूर उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन टेस्ट में, जो मैं आज करा रहा हूँ और जो कल आने वाली है उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी। और जो एक टेस्ट मैं कल करा चुका हूँ, जिन लोगों ने वो टेस्ट नहीं देखा, एक मॉडल पेपर कराया है कल की डेट में, तो ज़रूर आप उसको देखो और उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। उसमें भी उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जिन्होंने ये हमारे जो 23-24 टेस्ट की इसमें जो मैं प्ले लिस्ट भी बना रखी है, कंप्यूटर की अलग बना रखी है और चीज़ों की अलग बना रखी है ना, यूनिट 1, 2, 3 सबकी अलग अलग है। तो ज़रूर आप जाना वहाँ पे विजिट करना और उन सारी प्ले लिस्ट को भले ही 1.5 की स्पीड से देख लेना, आप 1.5 की स्पीड से देखना, तो ज़रूर एक बार सारे लोग देखना, उसमें हेल्प मिलेगी कहीं न कहीं से। हम अपनी ओर से कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी क्या होता है, डिजिटल डिवाइड हो जाता है इसमें, है ना। तो क्यों कमी आ रही है, डिजिटल डिवाइड के कारण कमी आ रही है। आप देखते हैं क्या कारण है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी डिजिटल सेवाओं को सीमित करती है। आरबीआई ने 2023 में ग्रामीण डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से डिजिटल साक्षरता बढ़ाना आवश्यक है, ठीक है। तो क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए क्या गया, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मुख्य काम क्या है, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना इसका मुख्य कार्य है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था, नाबार्ड के थ्रू हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आज का 9वां है, यदि आर्थिक विकास मॉडल में बचत दर बढ़ती है लेकिन निवेश कम रहता है तो तार्किक परिणाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर बी हैराल्ड डोमर मॉडल के अनुसार वृद्धि कमी, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति में कमी, ऑप्शन नंबर डी निर्यात में वृद्धि। तो आप लोग सभी आंसर करेंगे। मैं 10 सेकंड तक वेट करूंगा आप लोग का आंसर का, उसके बाद मैं खुद ही आंसर यहाँ पे कर दूंगा। तो आप लोग ज़रूर इसमें आंसर करिए, कमेंट करते रहना और बताते रहना आंसर क्या है, और लोगों को इसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा जो नए लोग जुड़ेंगे। तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना और लाइक तो करते हुए चले जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, इसको कहा जाता है हैराल्ड डोमर मॉडल। और हैराल्ड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था हमारा? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या था हमारा? हैराल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित था, है ना। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो हैराल्ड डोमर मॉडल के पर ही आधारित थी। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है कि हम खाद्यान्न में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। क्वेश्चन नंबर ठीक है, हैराल्ड डोमर मॉडल के अनुसार वृद्धि में कमी। डोमर मॉडल में वृद्धि बराबर क्या होता है? बचत दर अपॉन क्या हो जाता है, या पूंजी उत्पादन अनुपात। ठीक है, यदि निवेश में निवेश होगा, ये लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे तो बचत का उपयोग होगा, उपयोग क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपये है और वो निवेश पे ही 15,000 लगाए तो उस पर वहाँ बचत बचत नहीं होगी, 5,000 होगी। तो वो सही कह रहा है कि कम हो जाएगी। तो पूंजी निर्माण प्रभावित होता है, इससे क्या हो जाता है, पूंजी निर्माण क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। भारत में घरेलू बचत दर जो है 30% के आसपास है, लेकिन निवेश दक्षता में सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर आज का 10 है, यदि कंप्यूटर में रैम अपर्याप्त है, यानी कंप्यूटर में रैम जो है ना अपर्याप्त है, तो तार्किक रूप से प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए गति बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल मेमोरी का उपयोग बढ़ेगा जिससे धीमापन आएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी सीपीयू प्रभावित नहीं होगा। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग अपना कमेंट करते रहेंगे आंसर का क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर इसका ये जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका कौन सा आंसर होगा, इस तरह करते रहेंगे तो उससे क्या होता है, आसानी भी हो जाती है। जो भी नए व्यूअर जुड़ रहे हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी कर देना दोस्तों, और अन्य ग्रुप में भी शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर औरों का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हर कोई क्या है ना, नहीं खरीद सकता आज की डेट में, है ना। आज की हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज ही खरीदेगा। हर किसी की कंडीशन अलग होती है, लेकिन थोड़ा सा भी इस टेस्ट सीरीज से थोड़ा भी उनको फ़ायदा होगा तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो बिल्कुल जो 10वां क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्चुअल मेमोरी का उपयोग बढ़ेगा जिससे धीमापन क्या हो जाता है, आएगा। ठीक है, यदि कंप्यूटर में रैम क्या होती है, रैम की कमी हो जाती है, यानी रैम कम पड़ जाती है तो तार्किक रूप से प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होगा वर्चुअल मेमोरी का उपयोग बढ़ेगा जिससे धीमापन आएगा। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क को रैम के विस्तार के रूप में उपयोग करती है। यह स्वैपिंग के कारण धीमी होती है। 8 GB प्लस रैम आधुनिक कार्यों के लिए अनुशंसित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का फिर 11वां आ जाएगा डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। डब्ल्यूटीओ यदि डब्ल्यूटीओ में भारत सब्सिडी विवाद हार जाता है तो तार्किक रूप से कृषि नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, ऑप्शन नंबर बी एमएसपी को वैकल्पिक प्रोत्साहन से बदलना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात प्रतिबंध प्रतिबंध लगेगा, ऑप्शन नंबर डी आयात बढ़ेगा। तो आप लोग सारे लोग जो भी हैं इससे जुड़ रहे हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट करते रहना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ताकि जो लोग बाद में भी देखते हैं तो उनको भी काफ़ी इसमें हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, एमएसपी को वैकल्पिक प्रोत्साहनों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में अंबर बॉक्स सब्सिडी सीमित है। अंबर बॉक्स भी आ जाता है एक। भारत को ग्रीन बॉक्स यानी गैर विकृत कारक यानी सब्सिडी पर फोकस करना चाहिए। 2023 में 2023 में भारत ने डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा खंड की मांग की। क्वेश्चन नंबर आज का है 12 है, यदि सांख्यिकी डेटा में सहसंबंध 0.8 है लेकिन कारण प्रभाव सिद्ध नहीं तो तार्किक निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण कारक संबंध, ऑप्शन नंबर बी है मजबूत संबंध लेकिन प्रतिगमन से
कारण जांचे, ऑप्शन नंबर सी है कोई संबंध नहीं, ऑप्शन नंबर डी है नकारात्मक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12। जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इससे क्या हो जाता है, पूर्ण कारक संबंध होता है। इसमें क्या हो जाता है, पूर्ण कारक संबंध। तो अब थोड़ा देखते हैं इससे रिलेटेड, यानी सहसंबंध कारण नहीं बताता है। ठीक है, प्रतिगमन जो है विश्लेषण कारण को प्रभाव मॉडल बनाता है। जो 0.8 मजबूत सकारात्मक संबंध दर्शाता है। मजबूत और सकारात्मक संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आज का 13 है, यदि सहकारी बैंकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या बढ़ती है तो लेकिन ऋण डिफॉल्ट बढ़ता है तो तार्किक समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए समावेशन में सफलता लेकिन वसूली में कमजोरी, ऑप्शन नंबर बी समावेशन में कमी, ऑप्शन नंबर सी लाभ में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी विस्तार में कमी। दोस्तों कल आएगा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, इसमें 60 के आसपास आंसर है। इसमें भी कुछ ऐसा ही करा जाएगा, मिक्सचर क्वेश्चन बना रखे इसमें, यानी 20 यूनिट 1 से, 20 यूनिट 2 से और 20 है यूनिट 3 से। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन सीरीज बनाई है। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आई होप सो। तो कल आज इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे जुड़े और उसका लाभ ले सके। जिन लोगों ने कल का मॉडल पेपर 1 जो है मैंने डाला है ये एक, तो इसमें क्या है कि इसमें भी 55 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप उसको भी जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी समावेशन में सफलता लेकिन वसूली में कमजोरी। क्वेश्चन नंबर आज का नहीं, थोड़ा सा इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वित्तीय समावेशन बढ़ाते हैं लेकिन प्रशिक्षण की कमी डिफॉल्ट बढ़ सकती है, बढ़ा सकती है ना। प्रशिक्षण की कमी के कारण क्या है, डिफॉल्ट बढ़ सकता है। DNRLM है ना, और SHG ग्रुप्स को ऋण गारंटी प्रदान करती है। 2023 में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया था। क्वेश्चन नंबर आज का 14 है, यदि यार यदि आर्थिक नीति में राजकोषीय घाटा GDP के 6% से अधिक है तो तार्किक जोखिम क्या है? ऑप्शन नंबर ए उच्च विकास, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति और ऋण संकट, ऑप्शन नंबर सी बचत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी निर्यात में कमी। बताइए इस 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14वां का आंसर बताते रहना आप लोग दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। इससे काफ़ी मोटिवेट होता है इंसान, है ना? इससे काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी मुद्रास्फीति और ऋण संकट क्या होता है, बढ़ता है। जोखिम बढ़ जाएगा अगर 6% से ही अधिक होगी, है ना? जो राजकोषीय अगर जो मौद्रिक नीति है ना, हमारी आर्थिक नीति के तहत भी हमने क्या रखा है, 4% प्लस माइनस 2 कर रखा है इसको भी, है ना? तो 6% से अधिक नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर ये जैसे है मान इसमें FRBM जो अधिनियम घाटे को 3% तक ही सीमित रखने का लक्ष्य रखता है। उच्च घाटा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर मुद्रा स्फीति पैदा करता है। भारत का 2023-24 जो घाटा लक्ष्य था वो था 5.9% था, यानी कितना था 2023-24 में 5.9% था। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं ये आपको बता दिए हैं। आई होप सो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा है तो कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट टाइम से मैं सीधा क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन रहेंगे और सीधा आंसर रहेंगे, ठीक है? नहीं तो इस टाइप की सीरीज चला लेंगे, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मटेरियल लिखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं सही है नहीं है। कई बार क्या हो जाता है गलत फैक्ट्स भी मिल जाते हैं, ये भी होता है इसमें। यदि कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कंप्यूटर में रोम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो तार्किक प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डेटा को हानि, ऑप्शन नंबर बी बूट प्रक्रिया विफल और कंप्यूटर शुरू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट कनेक्शन टूटेगा, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा कि बूट प्रक्रिया में विफल हो जाएगा और कंप्यूटर शुरू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जैसे जो रोम होता है ना, ये फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर का कार्य करता है जैसे बायोस और यूईएफआई में स्टोर करता है ये, ठीक है, डेटा को। और यह गैर अस्थिर होता है लेकिन क्षति से सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। रोम को अपडेट किया जाता है। ईपी ईईपी रोम
के इसके प्रकार भी होते हैं, रोम के प्रकार भी होते हैं, चाहे ई रोम होगा, ईईपी रोम हो गया, पी रोम हो गया, तो ये क्या है, इसी के रोम के प्रकार है। और रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, रीड ओनली मेमोरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आज का 16 है, यदि भूमि सुधारों में जमींदारी समाप्त हुई तो किसानों की उत्पादकता कम हो रही, तो तार्किक कारण क्या है। यदि भूमि सुधारों में जमींदारी समाप्त हुई लेकिन किसानों की उत्पादकता में भी कमी रही, कम हो रही है मतलब, तो इसका तार्किक कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई की कमी, ऑप्शन नंबर बी तकनीकी और निवेश में कमी, ऑप्शन नंबर सी निर्यात प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर डी बाजार पहुंच। सारे लोग अपना आंसर कमेंट करते रहेंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे। दोस्तों जो नए व्यूअर्स हैं आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। जो भी अपडेट होगी मैं सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। क्विज वहाँ पे डेली के बेसिस में होती है, कभी कभी ऐसा वो छूट जाता है, अदरवाइज मैं डेली कराता हूँ। ठीक है, आज भी क्विज आ जाएगी। जितने भी एग्रीकल्चर के लोग हैं या कॉमर्स से लोग हैं तो वो लोग वहीं पर जुड़ जाना, उनको उनके लिए मैं क्विज वहीं पे करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे कराना भी पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत कम बच्चे हैं कॉमर्स और उसके एग्रीकल्चर के। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी तकनीकी और निवेश में कमी। भूमि सुधारों ने असमानता तो कम की है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन छोटे जोतों में निवेश सीमित रह गया। ठीक है, और जो हमारे HYB जो बीज है ना, जो हाई वैरायटी वाले बीज हैं और उर्वरक किसानों तक सीमित रहे हैं। पीएम किसान जैसी योजनाएं अब निवेश को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 17वां हो जाएगा, यदि सांख्यिकी नमूने में पूर्व ग्रह है तो तार्किक परिणाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सटीक निष्कर्ष निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी गलत सामान्यीकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी डेटा संग्रहण में तेजी, ऑप्शन नंबर डी है लागत में कमी। क्वेश्चन है, यदि सांख्यिकी नमूने में पूर्वाग्रह है तो तार्किक परिणाम क्या होगा इसका। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नए लोग जो जुड़ रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना आंसर करते रहेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले प्ले लिस्ट नहीं देखी है उसमें 20 से 25 वीडियो डल चुकी है, बजट से रिलेटेड अलग डल रही है, WTO से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, तो आप उसे भी ज़रूर विजिट करना। उत्तराखंड बजट से 3 वीडियो आ चुकी हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखना प्ले लिस्ट में। यूनिट 1 2 3 से लेकर मैंने काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज अलग अलग बना रखी है, कोई 20 क्वेश्चन के हैं, कोई 25 क्वेश्चन के हैं, लेकिन कोई 35-40 क्वेश्चन के भी हैं। तो आप उन सारे प्ले लिस्ट को देखकर ज़रूर जाना, भले ही उसको डेढ़ मतलब डेढ़ की स्पीड से देखो या 2 की स्पीड से देखो। क्वेश्चन नंबर 17 का सारे लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि गलत सामान्यीकरण के कारण, है ना। यदि सांख्यिकी नमूने में पूर्वग्रह है तो तार्किक परिणाम क्या होगा, गलत सामान्यीकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी पूर्वग्रह बायस जो होता है तो यादृच्छिक प्रतिचयन की कमी से आता है और स्थिरीकृत नमूना जो है पूर्व ग्रह कम करता है। गलत नमूना नमूना जो गति नीति है निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आज का 18वां है, यदि सहकारी बैंकों में डिजिटल लेन देन बढ़ते हैं लेकिन साइबर धोखाधड़ी बढ़ती है तो तार्किक उपाय क्या है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सेवाएं बंद करना, ऑप्शन नंबर बी साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है ऋण वितरण रोकना, ऑप्शन नंबर डी है सदस्यता कम करना। तो 18 को आंसर बताएंगे आप लोग कि आपको 18 का आंसर क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सभी लोग देंगे। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, आरबीआई ने 2023 में बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। यूपीआई धोखाधड़ी जो है 2023 में 1 लाख से अधिक मामलों में रिपोर्ट हुई है। तो यूपीआई में सबसे ज़्यादा मतलब जितना डिजिटलीकरण भी हो रहा है उससे वैसे ही क्या हो रहा है, धोखाधड़ी भी बहुत बड़ी, साइबर क्राइम भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गए। यदि विकास मॉडल में जनसंख्या वृद्धि दर 2% है, यदि यदि विकास मॉडल में जनसंख्या वृद्धि दर 2% है लेकिन कार्यशील जनसंख्या 1% बढ़ रही तो तार्किक प्रभाव क्या है। तो इसका तार्किक प्रभाव बताने क्या है। ऑप्शन नंबर ए जनसांख्यिकी लाभांश, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या की बोझ, ऑप्शन नंबर सी उच्च उच्च बचत, ऑप्शन नंबर डी निर्यात वृद्धि। जो भी लोग इसको देख रहे हैं अपना आंसर करते रहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर करते रहेंगे दोस्तों।
आप लोग ज़रूर कमेंट कर देना कि जो कल का मैराथन लानी है उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ लेना है या केवल क्वेश्चन और आंसर के साथ ही बताना है ना, वो भी बताना, क्योंकि 60 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से मैं उसी मॉडल, अगर 60 क्वेश्चन है तो उसमें 1.5 घंटा के आसपास तो लगेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो उसमें करीबन करीबन 40-50 मिनट वो सिमट जाएगा, 40 के आसपास मैक्सिमम। लेकिन एक्सप्लेनेशन से एक फ़ायदा हो जाता है कि इससे रिलेटेड आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी सही हो जाता है। तो 19वां क्वेश्चन का क्या है कि यदि विकास मॉडल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है 2% है, लेकिन कार्यशील जनसंख्या 1% बढ़ रही है, तो इसका तार्किक प्रभाव क्या होगा? जनसांख्यिकी बोझ हो जाएगा, है ना? तो जनसांख्यिकी बोझ तब होता है जब क्या हो जाता है, आश्रित बच्चे और बुजुर्ग क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। भारत में जो अभी है ना, एफटीआर बोले तो कुल प्रजनन दर है वो 2.0 के आसपास है। तो कुल प्रजनन दर भी कितनी है अभी, एफटीआर कितनी है, 2.0 है। यह बचत और निवेश को कम करता है। क्वेश्चन नंबर आज का 20 है, यदि डीबीएमएस में डेटा रेजिडेंसी बढ़ाती है तो तार्किक समस्या क्या है? इसकी तार्किक समस्या बतानी है। स्टोरेज बचत है, ऑप्शन नंबर बी डेटा विसंगति और अपडेट कठिनाई है, ऑप्शन नंबर सी है एक्सेस गति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षा में सुधार। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी डेटा विसंगति और अपडेट में कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि जो रेजिडेंसी एक एक ही डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज से आती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन से इसे कम करता है, और इससे क्या हो जाता है, स्टोरेज बर्बाद होता है और त्रुटि त्रुटि का खतरा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे। काफ़ी कोशिश की गई है कि चलो एग्जाम ओरिएंटेड बनाई जाए क्वेश्चन को। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपना फीडबैक जरूर दिए कैसे आपको लगता है। जैसे भी आपको क्वेश्चन लगे तो ज़रूर आप अपना फीडबैक दे देना। नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी है, यानी ओनली ऑब्जेक्टिव लानी है, या इसके साथ हमने जो विस्तृत अलग से जानकारी दी है वो कल के साथ जो 60 क्वेश्चन होंगे उसमें भी लानी या नहीं लानी है, तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताना। मैंने आज एक पोल भी करा रखा था, टेलीग्राम पे अलग था, और अपना यूट्यूब में मैंने पोस्ट में टेलीग्राम में भी करा रख ये पोल डाला हुआ था कि कैसे वीडियो है, तो उसमें मिक्सचर आ रखे थे। कहीं पे तो बच्चों ने लिखा था कि एक्सप्लेनेशन के साथ, और कहीं पर लिखा था ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो मैंने इसलिए आज ये वीडियो बनाना भी ज़रूर समझा, और उस पे कार्य पूरा नहीं होता, वो पूरा वीडियो मैराथन के हिसाब से बनेगी, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा चाहिए और कुछ अच्छा कलेक्शन भी चाहिए उसमें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलना, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके भाई बंधु कोई होंगे तो उनसे भी ज़रूर करा देना। आपकी तरफ से इतना ही चाहता हूँ मैं कि ज़रूर आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए और अपना इसमें साथ दें। बाकी मैं इसमें अब ग्रुप सी और आर ओ ई आर ओ और अपर लोअर पीसेस और वीडियो पटवारी के लिए मैं टारगेटेड ऐसे ही टेस्ट सीरीज लगाऊंगा जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, चैनल को आगे बढ़ाना, ताकि लोगों तक रीच पहुंच पाए, उन लोगों तक भी रीच पहुंच पाए जो लोग अभी तक क्या है कि मतलब एक हिसाब से पैसे नहीं दे पाते हैं, पेड कोर्स नहीं ले पाते, पेड टेस्ट सीरीज नहीं ले पाते, तो उनके लिए एक मौका मिल जाए, वो लोग कम से कम क्वेश्चन से तो ऐसे रूबरू हो पाएंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा मकसद है फिलहाल, कि इस चैनल को आगे से आगे प्रमोट किया जाए, ताकि हम लोग अच्छा सा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से लोगों की हेल्प हो पाएगी, और सबसे ज़्यादा उन लोगों की हेल्प हो पाएगी जिनके पास पैसे की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि जिनके पास पैसा है ना तो वो तो कहीं से भी पढ़ लेता है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनको पूछो कितनी दिक्कतें होती है। उनको एक एक क्वेश्चन के लिए भी कभी कभी तरसना पड़ता है यार कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? और क्या पढ़ाई होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दिक्कतें होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।